नमस्कार, वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। मैं मोनिका सिंह आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ रोजगार विद अंकित परिवार में। साथियों, हम आज यहाँ पर रोजगार और आय, एम्प्लॉयमेंट और इनकम, इसके सिद्धांत को पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम कीन्स की थ्योरी को पढ़ते हैं। कितने हमारे साथ में ऐसे अभ्यर्थी हैं जो आज पहली बार क्लास में जुड़े हैं? एक बार बता देंगे कि आप पहली बार क्लास में जुड़े हो। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात कि जीआईसी या एलटी में अब तक के जितने भी सवाल पूछे गए हैं एमसीक्यू फॉर्म में, माने कि प्री के लिए आप कह सकते हैं, तो वो मैं आपको कल दे दूंगी। मैंने नोट ये क्या कहते हैं उसको दिया था टाइप करने के लिए, आज नहीं मिल पाया है ना, तो मैं वो आपको कल दे दूंगी। बाकी किसी भी तरीके की आपको समस्या यदि आती है क्लास के अंदर तो आप मुझे क्लास में बता सकते हो, या फिर आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप पे भी बता सकते हो कि आपको क्या समस्या आ रही है। ठीक है, आज हम पीपीटी से रखेंगे थोड़ा सा क्लास को, और इसके माध्यम से चीज़ों को समझने और जानने की कोशिश करेंगे। फिर भी आपको एनी केस मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में किए, क्योंकि देखो क्लास आप लोगों को करनी है, यानी कि आपको यदि कोई ऐसी समस्या आ रही है, जैसे आपने इससे पहले मुझे, जैसे प्रियंका हमारी क्लास में है, तो आई थिंक शी इज़ फ्रॉम इंग्लिश मीडियम, तो ऑब्वियसली हिंदी के तो शब्द ऐसे हैं कि हिंदी माध्यम वालों को दिक्कत होने लगे। ठीक है ओके, आप देखेंगे कि इतनी खतरनाक टर्मिनोलॉजी आप इकोनॉमिक्स के अंदर देखते हैं कि यहाँ पर हिंदी वाले जो हिंदी पे पढ़ के आए हैं, जैसे ठीक है उपभोक्ता वगैरह इट्स ओके, वी विल यूज इन डेली टाइप की हमारी जो लाइफ होती है उसमें यूज कर रहे हैं, परंतु हम खुद मान लिया हम हिंदी माध्यम से पढ़ के आए हैं तो हमें भी वो चीज़ डिफिकल्टी पैदा करती है, क्योंकि टर्मिनोलॉजी बहुत टफ है। ओके, तो मैंने पीपीटी के अंदर हिंदी और इंग्लिश दोनों में करी है पीपीटी टाइप। फिर भी आप यहाँ पर भी जो भी इससे रिलेटेड समस्या होगी कि भाई हमें तो ये समस्या आ रही है, वो आप मुझे बता देना, है ना, क्योंकि आप जब तक मुझसे शेयर नहीं करेंगे तब तक मेरी तो समझ में नहीं आएगा कि भाई व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम यू आर फेसिंग। नहीं, तो यहाँ पर हमारा जो आज का टॉपिक होगा उसको हेडिंग डालें। आपका ये सेकेंड यूनिट है जिसमें हम रोजगार और आय के, रोजगार एवं आय, हमारा ये क्या है, यहाँ पर सेकेंड यूनिट है। ये सेकंड यानी फर्स्ट हो गया ऐसा नहीं है, फर्स्ट नहीं हुआ है अभी, मैंने सेकंड यूनिट से शुरू की थी चीज़ें। ठीक है जी, कहाँ से शुरू की थी? सेकंड यूनिट से मैंने चीज़ें शुरू की थी, राइट। यूनिट है सेकंड, जिसके अंदर रोजगार एवं आय के प्रतिष्ठित सिद्धांत हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, रोजगार एवं आय के जो प्रतिष्ठित सिद्धांत हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे, उनको सीखने की कोशिश करेंगे। यहीं पर हम अर्थशास्त्री में कीन्स, इन्होंने क्या थ्योरी दी है, इन्होंने क्या प्रिंसिपल्स दिए हैं, इनको भी समझेंगे यहाँ पर। ठीक है, कंफर्टेबल हो क्लास के अंदर? देखिए भाई, इनकम, ये पीपीटी इस तरीके से बनी है, अगर दिखने में, फ़ॉन्ट में, कलर में कोई प्रॉब्लम होगी तो बता देना आप मुझे। यहाँ पर इनकम यानी आय, और रोजगार यानी कि जब कोई व्यक्ति, महिला पुरुष कोई भी, इतनी योग्यता रखता हो कि जो सामने काम है उस काम को करने में वो सक्षम हो, अवेलेबल भी हो, इच्छुक भी हो, प्रचलित दर पर, प्रचलित जो अभी रेट चल रहा है उस पर काम करने को तैयार भी हो, तो ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है कि वो रोजगार में है। अगर उसे इतनी कंडीशन के बाद भी रोजगार ना मिले तो हम उसे बेरोजगार या अनएम्प्लॉयड कहते हैं, कि भाई इच्छुक भी है, काम सक्षम भी है, उसी सैलरी पर काम करने को रेडी भी बैठा है, बट फिर भी काम नहीं पा रहा, तो उसको हम क्या कहते हैं? अनएम्प्लॉयड कहते हैं। तो हम सबसे पहले क्या देख रहे हैं? आय और रोजगार। आय यानी इनकम, इनकम क्या हुआ? इनकम आपको रोजगार के उसमें मिलेगा, सापेक्ष मिलेगा, या आप कह सकते हैं कि इनकम वह मॉनेटरी बेनिफिट है जो आपको किसी कार्य को करने के बाद पारितोषिक के रूप में, पारिश्रमिक के रूप में, वेजेस के रूप में मिलता है। इनकम और रोजगार अर्थव्यवस्था में काम करने के, मतलब एक तरीके से सेंटर में, कोई भी इकोनॉमी होगी
वहां पर क्या होगा, वहां पर प्रोडक्शन यूनिट होंगी कुछ, है ना। अगर हम किसी भी देश की इकोनॉमी को देखें तो यहाँ पर क्या हो रहा है, किसी भी देश की यदि इकोनॉमी को देखें तो यहाँ पर दो तरीके के काम हो रहे हैं। एक हो रहे हैं मौद्रिक कार्य, मौद्रिक क्रियाएं हो रही हैं जिन्हें हम मॉनेटरी बोलेंगे। कुछ क्रियाएं इसमें नॉन मॉनेटरी भी हो रही हैं। नॉन मॉनेटरी यानी गैर आर्थिक, सॉरी माफी चाहूंगी, आप इसे आर्थिक लिख लें। आर्थिक यानी इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्या हो गया, इकोनॉमिक एक्टिविटी। यहीं पर आपकी कुछ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी भी हो रही है। नॉन इकोनॉमिक यानी गैर आर्थिक। अब आर्थिक के बदले में आपको कुछ धनराशि मिल रही है, यानी आप कह सकते हैं कि आपको कुछ मॉनेटरी बेनिफिट हो रहा है, कुछ मौद्रिक लाभ मिल रहा है, यही होगा ना। यहाँ पर ये क्या है, यह हो सकता है आप अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए ऐसे कर रहे हो, है ना, आप अपने सेटिस्फेक्शन के लिए ऐसे कर रहे हो, यानी आप अपनी संतुष्टि हेतु इस कार्य को कर रहे हो। जैसे किसी को सड़क पार करा दिया, किसी को ब्लड डोनेट कर दिया, किसी की मदद कर दी, अपना एक ऑर्गन निकलवा के उसे दे दिया, है ना, कि भैया इसका जीवन बच जाए, है ना। ये क्या हो गए, ऑल आर दे एग्जाम्पल ऑफ नॉन मॉनेटरी। ठीक है, राइट। जो बच्चे मेंस की बात कर रहे हैं कि जो हिंदी मीडियम वाले हैं उन्हें क्या पूरा हिंदी में लिखना होगा, बच्चे देखो क्या है, जैसे यूपीपीएससी ले रहा है ना ये एग्जाम, तो जब हम यूपीपीएससी मेंस में पढ़ाते हैं या यूपीएससी में पढ़ाते हैं तो हम वहाँ पर बच्चों को एक सजेशन देते हैं। वहाँ पर आपके याद नहीं आ रहा कि इकोनॉमिक को हिंदी में आर्थिक कहते हैं, समझ गए, आपके याद नहीं आ रहा इकोनॉमिक को हिंदी में आर्थिक कहते हैं या मॉनेटरी को मौद्रिक कहते हैं। इन द एग्जामिनेशन हॉल देयर विल बी आर वेरी ह्यूज प्रेशर ऑन कैंडिडेट्स, तो हमें याद नहीं आ रहा हम क्या कहते हैं, तो हम कैसे लिखें इसको। हिंदी लिखते लिखते बीच बीच में अंग्रेजी ना लिख दें। यहाँ पे लिख रहे हैं कि ऐसी सभी क्रियाएं, ऐसी सभी क्रियाएं जो मॉनेटरी बेनिफिट, ऐसे नहीं लिखना, जो मॉनेटरी बेनिफिट ऐसे नहीं लिखना, के लिए की जाती हैं, ऐसे नहीं लिखना। यहां पर क्या लिखोगे आप, यहां आप लिखोगे भैया ऐसी सभी क्रियाएं जो, हमें याद नहीं आ रहा कि इसे हम मौद्रिक लाभ कहते हैं, तो हम यहां ऐसे लिख देंगे, जो मॉनेटरी बेनिफिट। ठीक है, आप अपना मेंस लिखते समय ऐसे लिख सकते हैं। दैट मीन्स यू कैन यूज द देवनागरी फॉन्ट, बट ध्यान रखेंगे इस चीज का कि एक पेज पे आपको 2-4 ही लिखने हैं। ये पता चले आपने दबा के लिख दिया कि दीज एक्टिविटी, इसमें देवनागरी में दीज एक्टिविटी आर ऑल्सो नोन एज, ये नहीं लिखना आपको। यू कैन यूज द टर्मिनोलॉजी इन इंग्लिश बट इन देवनागरी फॉन्ट। यू कैन नोट दिस, क्योंकि कमीशन सेम है, हम उस कमीशन के लिए पिछले 7-8 सालों से पढ़ा रहे हैं और हमारे जितने स्टूडेंट्स मेंस लिखते हैं उनके सामने भी ये प्रॉब्लम्स आती हैं। तो in the education department also will be consider these kind of terminology, you can use it, right? ठीक है, हिंदी मीडियम वाले इंग्लिश टर्मिनोलॉजी नहीं लिखेंगे। यूजर जी नाम क्या है आपका, ये इस तरीके से आप देवनागरी यू कैन यूज, राइट। ओके, तो मैंने क्या कहा, इकोनॉमी के अंदर इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, तो वही कह रहे हैं कि इन अर्थव्यवस्थाओं के काम करने के केंद्र में है। किसी भी देश के अंदर सबसे मेन सेंटर में क्या होगा भाई, रोजगार ही तो होगा, कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी के कारण रोजगार जनरेट होगा, रोजगार जनरेशन के कारण इनकम मिलेगी लोगों को, इनकम के कारण वो डिमांड जनरेट कर पाएंगे, कुछ चीज़ों को मांग पाएंगे, और डिमांड जनरेशन यानी कि वापस से आपका क्या होगा, वापस से आपका उत्पादन प्रक्रियाएं बढ़ेंगी। ठीक है जी, यही होगा, है ना, यही होगा। यहाँ पर मैंने क्या बताया, मैंने कहा किसी भी देश की जो ये इकोनॉमी है इसके सेंटर में क्या होगा, आय व रोजगार, क्योंकि हम क्या इस वाली एक्टिविटी को करा करके कोई भी देश आगे नहीं बढ़ सकता। इस वाली एक्टिविटी को, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी आप कराते रहो तो आपको के पास में कोई मोटिवेशन ही नहीं है, बिकॉज यू आर नॉट गेटिंग समथिंग, आप कुछ प्राप्त तो कर नहीं रहे। पैसा एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है। हम पहले जिस इंस्टीट्यूशन में हम काम करते थे तो मैंने कई बार ये चीज़ रियलाइज़ करी कि वहाँ पे क्या था वैसे तो पर्सनल बात है बट आई विल शेयर विद यू कि क्या होता था कि जैसे कुछ अध्यापक थे तो उन अध्यापकों की जो भी रहा हो परफॉर्मेंस या उनका जो भी पर्सनल मैटर रहा हो, उनकी सैलरी ना बड़ी लेट होती थी। ठीक है, तो जैसे कुछ थे जो पंक्चुअल सैलरीज आती है जिनकी,
तो हम पंक्चुअल वालों में से थे, ठीक है। तो क्या था कि उनकी लेट आती थी, तो अगर मैंने उनको देख लिया 10 12 15 17, उनकी कभी भी आती थी, तो अगर मैंने उनको देखा सुबह और क्लासरूम पे नजर पड़ गई, अरे तो जो है ऑफलाइन क्लास चल रही है, तो जब वो आते थे क्लासरूम से, तो मैं या मेरे जैसे और भी कई लोगों ने उनको पहचान लिया था, तब तक कई वर्षों तक हम काम किए वहाँ पे। तो मैंने जैसे एक दो बार उनसे पूछा, मैंने कहा और सर आज तो सैलरी आगे लगता है। कहते आपको कैसे पता? कई बार उन्हें लगता था हमारी सेटिंग अकाउंट डिपार्टमेंट में, हमारी तो पहले आ जाती थी। तो बोलते थे मैडम आपको कैसे पता? मैंने कहा भैया जो जोश था ना आज आपकी क्लास में, काबिल तारीफ था, वो परसों तरसों तक आते आते सुनना सा पड़ जाएगा, क्योंकि सैलरी आई मान ली 19 को उनकी, अब भाई 22 आते आते उन्हें लगने लगता था अब तो 8 दिन बचा है, ये महीना भी खत्म, आई हमारी पिछली वाली अब है, पैसे भी खर्चने होने लगते हैं, है ना। तो यानी कि वहां से मैंने प्रैक्टिकली ये चीज समझी कि सैलरी वैसे तो थ्योरी के लेवल पर तो पता है, मान ली इकोनॉमिक्स में पढ़ा, बट द थिंग इज दैट कि इट इज वेरी प्रैक्टिकल कि सैलरी और मॉनेटरी बेनिफिट, इट इज अ वेरी 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 ग्रेट मोटिवेशन फॉर एनी पर्सन, राइट। किसी भी पर्सन के लिए जो सैलरी होती है, जो उसका मौद्रिक लाभ होता है, वो बहुत बड़ा मोटिवेशन का काम करता है, ठीक है। तो आय जो है बड़ा मोटिवेशन बनेगी, और ये कब मिल रही है? जब आप किसी प्रकार से रोजगार एक्टिविटी में हो, आप किसी देश की अर्थव्यवस्था को क्या दे रहे हो, क्योंकि आप कहीं ना कहीं किसी उत्पादक गतिविधि में शामिल हैं, है ना। उत्पादक गतिविधि, मान लिया आप कहीं पर शर्ट मेकिंग कंपनी में काम कर रहे हो, शर्ट बनाने का आपने जो है इतनी यूनिट शर्ट बना के रख दी, सामने वाले ने आपका काम देखा, आपको पैसा आया, ठीक है, पैसा आया, अब आपके हाथ में जो ये इनकम आई, अब इससे आप क्या करोगे? इससे आप कुछ चीजें खरीदोगे, यानी कि मैंने बताया था उस दिन कि यू विल क्रिएट द डिमांड, मांग करोगे। आप क्या करोगे बच्चे? मांग करोगे, डिमांड करोगे, डिमांड करोगे, दैट विल ऑल्सो इनहेंस द प्रोडक्शन एक्टिविटी। तो इस तरीके से किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है? दैट इज, सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है? अर्थव्यवस्थाओं के मध्य, अर्थव्यवस्था के केंद्र में क्या काम करता है यहाँ पर? आय और रोजगार। जो व्यक्तियों की आजीविका, यानी कि आप क्यों कमाई कर रहे हो, आप कोई भी काम आपने क्यों ऑप्ट करा हुआ है, कोई टीचिंग कर रहा है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई मास्टर है, कोई टेलर है, कोई कुछ भी है, बिकॉज दिस इज फॉर योर लाइवलीहुड। आपने जीवन को कैसे जिएंगे, आपको पैसे चाहिए कदम कदम पे, घर लेना है, जूता चप्पल खरीदना है, बच्चे पढ़ाने हैं, हेल्थ लेना है। तो यानी आपकी आजीविका के लिए, व्यक्तियों की आजीविका के लिए, व्यक्तियों का जीवन स्तर किस पे निर्भर करता है? आय पे। आपकी इनकम किस स्लैब में है, आपका जो लाइफ स्टाइल होगा वो वैसा ही हो जाएगा। आपकी इनकम 20,000 है, तो आप कहीं पे थोड़े घुटे एरिया में, अंधेरे एरिया में 5,000 वाले घर में रहेंगे जाकर के किराए पे। आपका जो है, जो प्रोटीन का सेवन है, इनटेक है, जो आपके घर में मोबाइल है, जो लाइट की स्थिति है, कपड़े की स्थिति है, पानी की स्थिति है, वो थोड़ी कम होगी, है, ठीक है। अगर आपकी सैलरी 2 लाख है, तो आपका लाइफ स्टाइल क्या होगा? आप जो है एकदम खुले मैदान, खुले उसमें रहेंगे, कहीं ग्रीनरी के पास रहेंगे, पार्क फेसिंग घर ले लेंगे, जिसका किराया ही 20,000 होगा। तो दैट विल डिपेंड, और समग्र आर्थिक वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं। तो यानी हमने क्या सीखा कि जैसे आपकी इनकम है और आप जिस रोजगार में हैं, मान लीजिए कोई रिक्शा चालक है या कोई जो है हाउस हेल्प है, मैं किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रही हूँ, बट जैसा उनका पॉकेट अलाउ करेगा, जिस रोजगार में वो हैं, तो वो चाहेंगे कि हम उसी प्रकार के लाइफ स्टाइल में, एक कहावत भी है, जितनी चद्दर उतने पैर पसारेंगे, सिंपल। तो ये कहावतें भी क्या है, इकोनॉमिक्स को यहाँ पर बता रही हैं। बच्चे समझ में आ रही हैं चीजें, कहीं कोई दिक्कत? हाँ, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स भी दे कैन सी कि इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट आर सेंट्रल टू द फंक्शनिंग ऑफ इकोनॉमीज इन्फ्लुएंसिंग इंडिविजुअल लाइवलीहुड, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। भाई जैसा आए, जैसा रोजगार, वैसे ही हमारी इनकम भी, और वैसे ही देश की हालत भी, देश का जो डेवलपमेंट होगा दैट विल ऑल्सो यहाँ पर इन्हीं से डिपेंड करेगा, ठीक है। यहाँ पर अगर हम आय और रोजगार का निर्धारण देखें तो दैट इज वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। ये क्यों कॉम्प्लेक्स है? क्योंकि ये डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस इसके अंदर होते हैं, या आप कह सकते हैं कि ये यहाँ पर अफेक्ट होती है डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस से। कैसे प्रभावित होगी? जिनमें हम अगर बात करें लेबर मार्केट की, हम अगर बात करेंगे इसकी लेबर मार्केट की, लेबर मार्केट की मूवेबिलिटी क्या है? लेबर मार्केट जैसे अगर हम भारत के अंदर देखें
तो जो हमारे श्रम कानून हैं, जो हमारे लेबर लॉज हैं, दीज आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड। कई जगह आप देखेंगे सर्टेनिटी नहीं है, कई जगह आप देखेंगे कि जो चीज़ें हैं वो प्रैक्टिकली नहीं है, कई जगह आप देखेंगे इन श्रम कानूनों में संशोधनों की आवश्यकता हम एक आम आदमी होने के नाते भी महसूस करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं ये भी यहाँ पर निर्धारण करती हैं हमारी किसका, हमारी इनकम का और हमारे एम्प्लॉयमेंट का। जैसे आप देखें एसएससी में अभी क्या हाल चल रहा है, दे आर प्रोटेस्टिंग। क्या एक अभ्यर्थी को प्रोटेस्ट में बैठना चाहिए? आप अपना देखें, जो GIC-LT की जो भर्तियां हैं, आई थिंक जो स्टूडेंट्स आर टेलिंग अस कि भैया 7 साल 8 साल बाद आई हैं, तो दिस इज द फेल्योर ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट विल मेक द पॉलिसी एवरी ईयर। तो गवर्नमेंट अगर हर साल पॉलिसीज बनाए कि भाई हमें शिक्षा विभाग में इतने अभ्यर्थियों की, इतने लोगों की जरूरत है एवरी ईयर, तो आप देखिए हमारा आय या हमारा रोजगार या हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी या हमारे देश की समृद्धि और विकास प्रभावित नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि जब हम देश के अंदर युवकों को रोजगार देंगे तो वो डिमांड क्रिएट करेंगे, उत्पादक गतिविधियां बढ़ेंगी। एक व्यक्ति कई सारी चीजों की मांग करेगा, मोबाइल लेगा, लैपटॉप लेगा, उससे क्या होगा? निवेश बढ़ेगा, अर्थव्यवस्था बढ़ेंगी। तो यानी इंडिविजुअल से, एक इंडिविजुअल की आय से बात देश के विकास तक आ गई। तकनीकी प्रगति, अगर हम टेक्निकल प्रोग्रेस की बात करें तो ये भी प्रभावित करती है किसी देश की इनकम को, किसी देश में रोजगार को। वैश्विक आर्थिक परिस्थितियां, तो यानी कि अगर आपको ये MCQ में पूछा जाता है क्वेश्चन तो आप बता देंगे यहाँ पर कि भैया आय और रोजगार के निर्धारण में निम्न में से कौन से कारक निर्भर करते हैं। ठीक है, क्या है? आप देखेंगे कि बाजार, श्रम बाजार की गतिशीलता है, गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं, टेक्निकल प्रोग्रेस है, और जो हमारे दुनिया भर के साथ में संबंध है वो चीज। बात आ गई बच्चे समझ में? हाँ जी, हाँ, नो, ना, कुछ तो कर दो। ये सारी चीजें यहाँ डिपेंड करेंगी। अब बात आ जाती है यहाँ पर ये समझना कि आय और रोजगार कैसे निर्धारित होते हैं, नीति निर्माताओं, व्यवसायों और व्यक्तियों के लिए अत्यंत जरूरी है। यानी जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जब वो ये समझेंगे कि भाई हमारी पॉलिसीज, हमारी नीतियां, मान लिया उन्होंने कहा मनरेगा इज ए प्रोग्राम, है ना, तो पॉलिसी मेकर्स ने कैसे जाना कि मनरेगा लाना चाहिए? उन्होंने इसलिए जाना क्योंकि उन्होंने देखा कि ग्रामीण लेवल पर काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हैं, रोजगार के अवसर नहीं हैं, और जो वहाँ पर भूमिपति हैं, जो वहाँ पर भूमि के अधिपति हैं, किसान हैं, वो गांव के लोगों को रोजगार नहीं दे रहे हैं, और अगर दे रहे हैं तो उसमें उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, 10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये पर डे दे रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई, गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बनाई कि एटलीस्ट वी विल प्रोवाइड 100 डेज वर्क इन अ ईयर। तो गवर्नमेंट पॉलिसी मेकर्स को ये जानना होगा ना कि व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम द पीपल आर फेसिंग इन द नेशन, राइट? तो उन्हें पता होना चाहिए कि आय और रोजगार कैसे डिटरमिन हो रहा है, कैसे डिटरमिन हो रहा है। नीति निर्माताएं, व्यवसाय, जितने भी जो बिजनेस पर्सन हैं, अगर वो इस चीज़ को जाने, तो मान लिया कि जैसे आप देखोगे जो एड एजेंसी हैं, एड एजेंसी पहले मार्केट में सर्वे करती हैं कि किस चीज़ की कमी है ना, किस तरीके का ऐड हमें करना है। आपने NCERT यदि पढ़ी इकोनॉमिक्स की तो वहाँ पर आप देखेंगे कि माँ का स्पर्श उसमें साबुन में ऐसा देंगे कि बिना तुमने अगर अपने बच्चे को इस साबुन से नहीं नहलाया तो यानी कि यू आर नॉट अ गुड मदर, आप एक बढ़िया माँ नहीं है। समझ रहे हैं? तो व्यवसाय हो, व्यक्ति हो, हम एज एन इंडिविजुअल, हमारे लिए ये चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है ताकि हम आर्थिक वृद्धि को, हम माने अगर हम पॉलिसी मेकिंग में हैं, अगर हम पॉलिसी मेकर्स कौन होंगे? जो नीति बनाएंगे बैठ करके। अगर हम व्यवसाय में हैं तो हम उसी प्रकार का प्रोडक्ट बनाएं वगैरह, तो हम वृद्धि को बढ़ावा दे सकने में अपनी क्या करेंगे? मदद कर देंगे, हम यहाँ पर हेल्प कर देंगे, इनइक्वालिटीज को कम कर सकेंगे, और जो फुल एम्प्लॉयमेंट है उसको दे सकने में मदद करेंगे। फुल एम्प्लॉयमेंट एक प्रकार की अतिशयोक्ति होगा, है ना, बट उसके लिए प्रयास सरकार भी करे, ठीक है, सरकार भी करे, इंडिविजुअल पर्सन भी करे, हम अपने लेवल पर जो कर सके वो करें। मान लिया हमने एक किराना स्टोर खोला, वहीं पर हमने 2 लोगों को रोजगार दे दिया, उनकी इनकम बढ़ने लगी। हम अगर हमारी कोई बड़ी इंडस्ट्री है, हम 100 लोगों को दें। अगर हम गवर्नमेंट में हैं तो हम अपने यहाँ पर क्या कर सकें?
हम अपनी चीज़ों को बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर सके, क्योंकि हमने उस युग को जिया हुआ हो, हमने उन लोगों को देखा हुआ हो कि किस तरीके की समस्या। तो ये इस पीपीटी पे जितनी चीज़ें थी समझ में आई। आज समझाने पर ज़्यादा प्रयास किया जाएगा, क्योंकि मैं लिखने में ही बहुत सारा समय लगा देती थी, क्योंकि लिखना भी भाई ज़रूरी है ना। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, यानी कि आय और रोजगार का निर्धारण कैसे हो, आय और रोजगार का निर्धारण कैसे हो। ठीक है जी, आय और रोजगार के संतुलन स्तर का निर्धारण हो। रोजगार और आय निर्धारण के लिए एक सिद्धांत है जिसे हम केनेसियन सिद्धांत या कीन्स, क्योंकि अर्थशास्त्री हैं इन्हीं के नाम पर इसका नामकरण हुआ है, तो कीन्स का सिद्धांत मानते हैं। ओके, तो इसके आधार पर और आय और रोजगार का निर्धारण, इसको हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे यहाँ पर पहले कि जो इनकम है और रोजगार है, यहाँ पर अभी जैसे मैंने बताया कि भाई ये जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो श्रम कानूनों की बातें हों, श्रम कानून में गतिशीलता की बातें हों, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे किसी से क्या आर्थिक संबंध है नहीं है उनकी बातें हों, व्यवसायी हो या नीति निर्माता हो, उन सब के मध्य एक प्रकार से क्या हो बच्चे, उन सब के मध्य एक प्रकार की अंतःक्रियाएं हों, उन सब के मध्य क्या हो, एक प्रकार से इंटर एक्टिविटी होती हो, उन्हें पता हो, है ना। तो यहाँ पर ये इनके बीच की अंतःक्रियाओं से ये चीज आकार लेगी। आप बताएं, अगर कोई बिजनेस पर्सन है, बिजनेस पर्सन को तकनीकी प्रगति होगी तब तो वो काम चलाएगा। अगर कोई सरकार है, पॉलिसी मेकिंग और बिजनेस पर्सन, है ना, दोनों मिलकर के, या सरकार और इंटरनेशनल रिलेशंस, मान लिया अब यहाँ पर ट्रम्प सरकार ने या ट्रम्प ने टैरिफ लगा दिए, तो हमारे देश की जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो ट्रम्प पे तो कोई वो नहीं लगा सकते भाई, वो अपना इंडिविजुअल, अपना ऑटोनोमस कंट्री है, वो जो करे। हम क्या कर सकते हैं इसमें, हम ये कर सकते हैं कि जिन पदार्थों पर, जिन चीज़ों पर वो टैरिफ लगा रहे हैं, या तो हम उन्हें कम करेंगे ना, खरीदेंगे वहां से। भाई महंगा टैरिफ लगाने से, प्रशुल्क लगाने से, कर लगाने से कोई भी चीज़ महंगी होती है, ये चीज़ आपको पता है। अब या तो हम अपनी चीज़ों को वहाँ कम करें, या एक नीति होती है आयात प्रतिस्थापन नीति। आयात प्रतिस्थापन नीति सुना है कभी? इंपोर्ट को हमने रिप्लेस कर दिया बाय द प्रोडक्शन इन आवर नेशन। हम अपने देश में हम अपने देश में उन वस्तुओं का निर्माण करने लगे। या तीसरा एक हो सकता है, मान लिया हमारे पास साधन ही नहीं है उस चीज़ को बनाने का, तो हम क्या करें, हम कुछ कहीं से कोई टेक्नोलॉजी खरीदें, हम या किसी और देश के साथ हम जाएं बायलैटरल रिलेशन या मल्टीलेटरल में, जिसके पास वो चीज़ हो जो ट्रम्प से हम ले रहे थे। तो यानी कि देयर आर मैनी वेज, उसी के पीछे थोड़े पड़े रहेंगे। तो ये कब होगा, जब हम आपस में इंटरेक्शन करेंगे, ठीक है। या सरकार कुछ ऐसा कर दे, सरकार ये जो बिजनेस पर्सन है ना, मतलब मान लिया अंबानी को कह दे कि देखो भाई, हम तुमसे खरीदने लगेंगे ये चीज़ें, तुम्हें बढ़िया मुनाफा मिलेगा, है ना, और तुम बनाओ इन चीज़ों को, ठीक है। तो यानी अपने ही देश में जैसे सेज लाई गवर्नमेंट स्पेशल इकोनॉमिक जोन, तो उसकी वजह से क्या हुआ, उसकी वजह से हम मान लिया कि कुछ लचीलापन इंडस्ट्रीज को दे दिया कि तुम बनाओ, या हम तुम्हें टैक्स में रिबेट दे देंगे तो तुम चीज़ों को बनाओ, राइट। इन कारकों को समझना नीति निर्माताओं, व्यवसायों, व्यक्तियों के लिए आवश्यक है, क्योंकि वो इसमें बढ़ावा दे सकते हैं और ये चीज़, ठीक है। ये तो पिछली वाली लाइन है, राइट। अब यहाँ पर आय और रोजगार के स्तर मुख्य रूप से श्रम बाजार में डिमांड एंड सप्लाई की परस्पर क्रिया से निर्धारित होते हैं। डिमांड क्या है और सप्लाई क्या है? डिमांड और सप्लाई, सिंपल सी बात है भाई। डिमांड क्या होती है? मांगी जाने वाली चीज। ये किससे क्रिएट होगी? डिमांड का क्या मतलब हुआ? डिमांड का मतलब हुआ कि जब हम किसी व्यक्ति की इच्छा प्लस उसके जेब में पैसे, यानी क्रय शक्ति, इच्छा प्लस क्रय शक्ति, ये दोनों एक साथ मिलकर के डिमांड को सृजित करेंगे। जब आपका किसी फोन को लेने का मन है और आपके जेब में पैसे पड़े हैं उस फोन की कीमत के, तो आपने तुरंत फोन मांग लिया, यानी फोन को डिमांड कर दिया। फोन को डिमांड कर दिया, दैट मीन्स कि फोन आपकी जेब में आ गया। नहीं, अगर इसमें इच्छा है फोन लेने की पर पैसे नहीं है, तो क्या आप डिमांड क्रिएट कर पाए? नो।
अगर आपकी इच्छा ही नहीं है और पैसे भरपूर हैं तो क्या आप डिमांड क्रिएट कर पाए? नो। तो दिस मीन्स कि बोथ आर साइमल्टेनियसली, ये दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली चलेंगे। सप्लाई क्या हुई? सप्लाई का मतलब होता है क्वांटिटी ऑफ जो भी आइटम है उनकी मात्रा, क्वांटिटी ऑफ गुड्स और आइटम, जो भी आइटम है आपके पास उनकी मात्रा। अब यदि आपके जो ये सप्लाई है ये है 4 की और लोगों के पास 10 लोग आ गए यहाँ खरीदने के लिए, यानी कि 10 लोगों के पास में इतनी इफिशियंसी, इतनी कैपेसिटी हो गई पॉकेट वाइज कि दे कैन क्रिएट द डिमांड, पैसे आ गए, यही तो हो रहा है। तो क्या होगा, अब यहाँ पर आइटम है 4, तो 10 में से 4 लोगों को ही मिलेगी, अचानक बंद तो नहीं जाएगी। तो दैट मीन्स कि यहाँ पर 6 लोगों को एलिमिनेट करना पड़ेगा। अब उन 6 लोगों को कैसे हटाएं? दैट इज अ वेरी बिग क्राइसिस। अब भैया क्या करें, अचानक पैदा कर दे 6 चीजें और? नो। तो यहाँ कहा कि पहले यह वस्तु 10 रुपए की मिलती थी तो 10-10 लेके खड़े हैं सब लोग, तो कहा कि अच्छा, कहा कि आज ये 15 की हो गई। जैसे ही कहा 15 की हो गई तो 2 लोग बाहर, उन्होंने कहा हम तो 10 ही लाए थे। ठीक है, 2 लोग बाहर, अभी भी 8 है, यानी दुगना कंपटीशन। ठीक है जी, तो क्या होगा यहाँ पर? कहा अच्छा 15, इसमें भी खड़े हैं 8, अरे भाई। फिर कहा 20 की हो गई जी ये चीज, तो आज 20 की हो गई। तो 20 कहते ही फिर 3 उसमें 4 गायब। तो यानी यहाँ पर 10 रुपए की चीज 20 की होगी। दैट मीन्स कि यदि डिमांड बढ़ती है, यदि डिमांड बढ़ती है और यदि सप्लाई निश्चित है या सप्लाई उतनी है जितनी थी पहले से, ठीक है, तो प्राइस क्या कहेंगे? प्राइस बढ़ जाएगा, 10 से 20 हो गया। ठीक है, यहां पर आप देखेंगे कि श्रम बल भागीदारी दर, श्रम बल भागीदारी दर क्या होती है? यहाँ पर जो LFPR इसको कहा जाएगा, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। लेबर फोर्स में कौन लोग आएंगे? लेबर फोर्स में वो लोग आते हैं जो डेमोग्राफिक डिविडेंड का हिस्सा होते हैं 15 to 59 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, उसमें भी लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन यानी कि जो भागीदार हैं, जो काम कर रहे हैं, यहाँ पर लिख ले इफ यू वांट कि कार्यरत लोग आएंगे इसमें, प्लस सर्चिंग जो कर रहे हैं वो लोग आ जाएंगे इसमें, प्लस अवेलेबल फॉर वर्क वो लोग आ जाएंगे इसमें। डन। LFPR का हिस्सा कौन होंगे? हु आर वर्किंग ऑलरेडी, जो ऑलरेडी कार्यरत हैं, हु आर सर्चिंग द वर्क, जो काम ढूंढ रहे हैं, हु आर अवेलेबल द वर्क, जो काम के लिए उपलब्ध है ना। तो LFPR मजदूरी, कौशल और योग्यता, आपकी जो नौकरी है, जो रोजगार है, उसके लिए किस स्किल की आवश्यकता है और क्या यहाँ एलिजिबिलिटी चाहिए, रोजगार की उपलब्धता, तकनीकी प्रगति जैसे कारक व्यक्तियों के रोजगार के अवसरों और आय की संभावनाओं को प्रभावित करते हैं। मान लिया मैं कहूँ LFPR में 100 लोग हैं, फिर मैंने कहा कि मजदूरी और कौशल भी 100 के पास है, अब रोजगार उपलब्ध है 4 के लिए, तो 96 लोग क्या हो गए? बेरोजगार। यहीं पर तकनीकी प्रगति कर ली, मान लिया गार्ड की नौकरी निकली थी पर अब गार्ड को बाहर कर दिया क्योंकि तकनीकी प्रगति कर ली गई है, ऑटोमेटिक गेट आ गए हैं, अब कह रहे देयर आर नो नीड टू गार्ड, सबको बाहर करो। तो यानी ये क्या है? ये आय की संभावनाओं, आय की प्रगति, आय की मतलब आय और रोजगार की संभावनाओं को क्या इन चीजों ने प्रभावित किया? बिल्कुल किया। ये हमारा कौन सा है? ये हमारा पहला है। इसमें क्या है? ये हमारा पहला जो अभी हम पढ़ रहे थे कि भाई जो गतिशीलता है ना, जो श्रम बाजार की क्या है? गतिशीलता है। ये हमारा पहला इसके अंदर हो गया कि इसके अंदर जो गतिशीलता आएगी ये इसके अंदर आ जाएगी। ठीक है जी, ये गतिशीलता में क्या क्या चीजें आ गई कि भाई इतनी चीजों ने यहाँ पर आपकी इनकम को, आपके रोजगार को प्रभावित करके छोड़ा है, मतलब अफेक्ट करके छोड़ा है। ठीक है जी, अब बात आ जाती है आपकी कि जो दूसरी चीज है वो आ जाएगी समग्र मांग और आर्थिक विकास।
आर्थिक गतिविधि का समग्र स्तर जिसे समग्र माप द्वारा मापा जाएगा। आय और रोजगार को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मतलब यहाँ पर जो आर्थिक गतिविधि का एक एग्रीगेट लेवल होगा कि भाई किसी देश के अंदर कितनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, जो ये एग्रीगेट लेवल है किसी इकोनॉमी का या किसी देश का, जिसे कि हम एग्रीगेट डिमांड, कितनी डिमांड है किसी देश के अंदर। अगर एक बात बताओ, मान लिया मैं बात कर रही हूँ, जो वाइट चौक आया करती थी, पहले ब्लैक बोर्ड थे तो वाइट चौक आती थी, तो वाइट चौक क्या हो गई, बंद हो गई। अब क्या हो गया, ये वाले बोर्ड आ गए, तकनीकी प्रगति करी। तो अब जो लोग व्हाइट चौक वाले इंडस्ट्री में काम करते होंगे वो क्या हो गए, बेरोजगार हो गए। मान लिया उन्हें बस व्हाइट चौक ही बनाना आता है, उसके अलावा कुछ नहीं आता। तो जब व्हाइट चौक की डिमांड डिक्लाइन हो गई, व्हाइट चौक कौन खरीद रहा है, अब कहा इसके तो हेल्थ इम्पैक्ट है, फलाना है, तो यानी डिमांड क्या हो गई, डिक्लाइन हो गई। तो यहाँ पे उन लोगों का रोजगार क्या हो गया, खत्म हो गया, उन लोग की आय क्या हो गई, खत्म हो गई। तो आप देख रहे हैं कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटी का समग्र स्तर है, जिसके अंदर मांग, आपूर्ति, रोजगार की स्थिति, आय की स्थिति क्या हो गई है, यहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। मजबूत आर्थिक वृद्धि आमतौर पर वस्तुओं और सेवाओं की मांग में वृद्धि करती है, जिससे रोजगार पैदा होते हैं और आय बढ़ती है। सिंपल भाई, अगर किसी देश के अंदर मजबूती से इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ रही है, किसी देश के अंदर आर्थिक विकास हो रहा है, तो जैसा मैंने बताया कि क्या होगा यहाँ पर जब आपकी परचेजिंग पावर बढ़ी है, पहले दिवाली जो है 100 रुपये में बन जाती थी, अब लोगों के यहाँ पर एक घर में एक व्यक्ति की नौकरी चाहे प्राइवेट हो सरकारी लगी रही है, बहुत लोग अवेयर हैं, बाहर की तरफ है, दुकान खोल ली, मकान बना लिए। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि भारतवर्ष के अंदर परचेजिंग पावर में वृद्धि हुई है। अब परचेजिंग पावर में वृद्धि हुई है, जब ये घर जाएंगे दिवाली पे, सिर्फ एक एग्जाम्पल, अब दिवाली पहले 100 रुपये में प्रसाद बतासे के साथ मना ली जाती थी, अब नई नई लाइटें लाते हैं, है ना, नए नए बम का विस्तार हो चुका है, बच्चों को जो है पटाखे दिलाते हैं, रंग बिरंगी फुलझड़ियाँ, कैलेंडर, पेंट कराते हैं, घरों को नया रेनोवेट कराते हैं, कार खरीद रहे हैं, मोटरसाइकिल खरीद रहे हैं, टीवी एलसीडी खरीद रहे हैं। तो यानी कि डिमांड में वृद्धि हो रही है, सेवाओं की और वस्तुओं की नहीं हो रही है। कारपेंटर बुलाते हैं, भैया इस दिवाली तो हमारा घर चमका दो, चकाचक कर दो। तो यानी परचेजिंग, किसी भी देश की आर्थिक वृद्धि क्या करी, परचेजिंग पावर को बढ़ा रही है। परचेजिंग पावर विल एनहांस द डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ते हैं और आय बढ़ती है। सिंपल सा फंडा है, देखो अपने आसपास नजरें घुमा के। अगर हम इसके ऑपोजिट में बात करें तो इसके ऑपोजिट में क्या है, यदि किसी देश के अंदर इकोनॉमिक रिसेशन है, मंदी है, तो यहाँ पर क्या होगा, आर्थिक मंदी या गिरावट से नौकरियों से निकाल दिया जाएगा लोगों को। नौकरियों से निकाल दिया गया तो यानी कि आय रोजगार प्रभावित, यहाँ पर डिमांड में भी कमी आएगी सर्विस और वस्तुओं की। अब जब ए व्यक्ति पहले 1000 रुपये में दिवाली मना रहा था, अब 1000 रुपये में ये ए व्यक्ति, इसकी परचेजिंग पावर थी, मान लिया इस ए व्यक्ति को ही जॉब से निकाल दिया जाए, तो अब ये कहाँ तो पेंट करा लेगा, ठीक है, कहाँ से पटाखे खरीद लेगा। तो यानी ये जो 4 लोगों को रोजगार दे रहा था, अब वो 4 लोगों को भी खत्म। तो यानी इस तरीके से ये कुचक्र चलेगा और आर्थिक मंदी यानी रिसेशन के समय ये अल्टीमेटली क्या करेगा, ये आर्थिक गतिविधियों को नुकसान पहुंचाने का काम करेगा। सरकारी नीतियां कैसे करती हैं प्रभावित, सरकारी नीतियां जिनमें राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति शामिल हैं। यानी राजकोषीय नीति, जब सरकार नीति बना रही है, जब सरकार नीति बना रही है किसी चीज, जैसे मैंने बताया मनरेगा, सरकारी नीति, और मौद्रिक नीति जब आरबीआई बना रहा हो। अब ध्यान देंगे इस पर, दोनों बातों पर। मान लिया सरकार ने नीति बनाई, मान लिया सरकार ने एक पॉलिसी बनाई, सरकार के द्वारा बनाई गई नीतियों को हम राजकोषीय नीति कहते हैं। मान लिया बजट लाया और बजट के अंदर सरकार ने कहा PLI, या सरकार ने कहा यहाँ पर मेक इन इंडिया, ठीक है, मेक इन इंडिया, या कुछ भी इस तरीके की नीति सरकार ने बनाई। तो सरकार जब नीति बना रही है तो सरकार इन्हें नीतियों को बना रही है ताकि यहाँ पर रोजगार सृजन में बढ़ावा मिले, आय बढ़े लोगों की। तो इससे इम्पैक्ट होगा रोजगार और आय, बिल्कुल होगा जी।
यदि यहाँ पर आरबीआई ने रेपो रेट यानी बैंक रेट को बढ़ा दिया तो लोग यहाँ क्या होंगे, कम लोन लेंगे। हम तो कम वाला ही देखते हैं, यहाँ अधिक लोन लेंगे, है ना। क्या करेंगे, आरबीआई से नहीं लेंगे, बैंकों से लेंगे, बट आरबीआई कम ब्याज दर पे लेंड कर रहा है पैसा, तो एसबीआई, यूनियन बैंक, केनरा बैंक, व्हाटएवर द बैंक, अधिक लोन वो लोग ले रहे हैं इससे। फिर यहाँ पर लोग जो है अधिक लोन ले रहे हैं, फिर यहाँ निवेश की प्रक्रिया बढ़ रही है। निवेश की प्रक्रिया यहाँ पर रोजगार सृजन कर रही है। जितने लोग रोजगार पाएंगे दे विल क्रिएट द डिमांड। फिर उत्पादन की प्रक्रिया बढ़ रही है। यानी ये दोनों ही नीतियां अल्टीमेटली क्या कर रही हैं, ये दोनों ही नीतियां अल्टीमेटली आर्थिक विकास को बढ़ावा दे रही हैं। ये दोनों ही नीतियां अल्टीमेटली क्या कर रही हैं, आर्थिक विकास को बढ़ावा दे रही हैं, राइट। तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि आय और रोजगार के स्तर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, है ना। क्या निभाती हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। चाहे सरकार की पॉलिसी हो, चाहे आप देखिए आरबीआई की पॉलिसी हो, दोनों का ध्येय, दोनों का उद्देश्य क्या है भैया जी, दोनों का उद्देश्य है कि कहीं पर भी यहाँ पर ये चीजें बढ़ सकें, ठीक है। यहाँ बच्चे पूछ रहे हैं पीएलआई का फुल फॉर्म, मैं बता देती हूँ, आपने नहीं पढ़ा, बजट में आया है इतनी बार, है। कहाँ रहते हो, पीएलआई प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव, प्रोडक्शन लिख लो, लिंक्ड, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव 2020 में आया था, ठीक है। और क्यों आया था, 2020 में सरकार इसे लाई 14 की सेक्टर में विनिर्माण बढ़ाने हेतु इसको लेकर के आई, विनिर्माण बढ़ाने हेतु, ताकि हम जैसे मोबाइल फोन हो गया, फार्मास्यूटिकल हो गया, इन सब क्षेत्रों में, ताकि लोगों को रोजगार मिले और हम आत्मनिर्भर बने इन चीजों में, और हम विनिर्माण बढ़ाएंगे, निर्यात वगैरह बढ़ाएंगे, आयात कम करेंगे, लाइक दैट। PLI, Production Linked Incentive Scheme, that came in 2020 for the manufacturing of 14 key sectors, right? समझ आ गया। यूजर जी अपना नाम बताओ भाई पहले तो मुझे, तुम बाकी बच्चे कोई इश्यू, बाकी स्टूडेंट को कोई दिक्कत आ रही है तो एक बार बताते चलेंगे मुझे, ठीक है जी। चले, अच्छा लग रहा है पढ़ने में या बोर हो रहे हैं आज भी। एक बच्ची बोली बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है, क्या करें। अब राजकोषीय नीति जैसे कराधान, मान लिया टैक्स को सरकार ने कहा कि भाई मैं टैक्स बढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मैं टैक्स बढ़ा रहा हूँ। अब टैक्स बढ़ा रहा है सरकार, तो भाई लोग यहाँ या तो टैक्स छिपा लेंगे, जिसको क्या कहा जाता है, टैक्स इवेजन कर लेंगे, कर अपवंचन, टैक्स छिपा लेंगे। मान लिया कहा कि अगर तुम इंडस्ट्री खोलोगे तो मैं तुमसे 1 करोड़ रुपया लूंगा इंडस्ट्री के लाइसेंस देने के लिए, तो दैट विल डिक्रीज द प्रोडक्शन, ऑब्वियसली कौन दे रहा है, ठीक है। सरकारी खर्च, गवर्नमेंट जब एक्सपेंडिचर करेगी किस पे, सामाजिक कल्याण कार्यक्रम, है ना। मान लिया गवर्नमेंट ने कहा मनरेगा चला दिया, गवर्नमेंट ने कुछ ऐसी नीति ला दी, तो सरकार जब सोशल वेलफेयर पे, कल्याण पे काम कर रही है, ठीक है, ओके, ठीक है वर्षा। यहाँ पर समग्र मांग को ये सब चीजें क्या करे, प्रभावित करे, और समग्र आर्थिक गतिविधियों को, रोजगार को प्रभावित करे। समझ में आएगी राजकोषीय नीति किस प्रकार से प्रभावित करेंगी, टैक्स बढ़ा दे सरकार, कोई नई स्कीम ला दे, सरकार ने बजट में कुछ इंट्रोडक्शन कर दिया, सरकार ने कहा कोई बात नहीं तुम्हें मैं अनाज तो फ्री में बांट दूंगा, अब तुम बाकी चीजों के लिए एफर्ट करो, सरकार ने कहा हेल्थ में तुम्हें फ्री में बांट दूंगा। अब लोग जो हेल्थ में पैसा खर्च करते थे, अब गवर्नमेंट अश्योर कर रही है कि फ्री में दे देंगे। मान लिया आप कोरोना को याद करिए, याद करने जैसा कुछ था नहीं वैसे, मान लिया कि 1000 रुपए का वैक्सीन था, तो आपने वो 1000 रुपए चीजें खरीदने में लगाए होंगे ना, सरकार ने फ्री में लगवा दिया आपको, पता नहीं क्या लगवाया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये चीजें, अब हम उससे डिमांड करेंगे बाकी चीजों को, तो बाकी चीजें, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, बाकी चीजों की वजह से डिमांड को हम बूस्ट कर रहे हैं। केंद्रीय बैंक द्वारा संचालित जो मौद्रिक नीति है, जिसमें मैंने बताया आपको कि भाई इंटरेस्ट रेट है या ऋण की स्थिति है, उसको प्रभावित करती है। आगे चलकर यही चीजें जो है हमारे इन्वेस्टमेंट को, देखो लिखा हुआ है इसमें हमारे, ये नहीं नीचे जाएगा, कोई बात नहीं, यहाँ पर लिखा है कि जो आगे चलकर निवेश, उपभोग और रोजगार को प्रभावित
करती हैं। ठीक है जी, निवेश को प्रभावित करेंगी, यानी कि ये मैंने दिखाया यहाँ पे लिख के कि भाई निवेश जब अधिक होगा तो निवेश अधिक होने की वजह से यहाँ पर रोजगार मिलेगा, हम लोगों की कंजम्पशन बढ़ेगी, है ना। जो लोग रोजगार में है वो बटर ब्रेड खाएंगे, दूध पिएंगे बढ़िया से, तो यानी यहाँ पर ये चीजें बढ़ेंगी। तीसरा था टेक्निकल प्रोग्रेस कैसे इफेक्ट करेगी, तो टेक्निकल प्रोग्रेस का आय और रोजगार के स्वरूप पर गहरा प्रभाव है। आप देखेंगे जिन राष्ट्रों के अंदर नवाचार है, नवाचार क्या होता है, नए विचार, इनोवेटिव आइडियाज, नई मशीनें, नई टेक्नोलॉजी, और स्वचालन उत्पादकता। स्वचालन उत्पादकता क्या होती है, ऑटोमेटिक, जैसे मैंने बताया गार्ड और ऑटोमेटिक वाला गेट, तो गार्ड की नौकरी रिप्लेस हो गई ना, ऑटोमेटिक गेट बन गया भैया। तो ऑटोमेटिक उत्पादकता बढ़ा सकते हैं और उभरते उद्योगों में नए रोजगार के अवसर पैदा कर सकते हैं। वही ये पारंपरिक क्षेत्र में नौकरियों के विस्थापन का कारण भी बन सकता है। अब यहाँ पर किसके लिए इसने नौकरी ला दी, टेक्निकल प्रोग्रेस ने किसके लिए नौकरी ला दी, मान लिया कोई ऑटोमेटिक गेट बनाने वाला है, उसके लिए तो यहाँ नौकरी ला दी। जो सीसीटीवी कैमरे का निर्माण करने वाला है उसके लिए नौकरी ला दी। जो है यहाँ पर लिफ्ट बनाने वाला है उसके लिए नौकरी ला दी। वहीं पर जो पारंपरिक क्षेत्रों में थे, जो ट्रेडिशनल क्षेत्रों में थे, जिन्हें हैंड से ही काम करना आता था, हैंडमेड ही काम कर पाते थे, उन्होंने जो है एक डंडा ले लिया, डंडे से कुत्ते भगा देते थे या डंडे से ऊपर नोक कर देते थे कि तुम्हारे घर में कोई आया, अब बैल बन गई, बैल बज जाती है ना। सीसीटीवी कैमरे लग गए, हमने नीचे झांक लिया कौन आया, उसके लिए गेट खोल दिया, नहीं। तो ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है। यहाँ पे मान लिया आपको कंप्यूटर चलाना नहीं आता, तो जो कंप्यूटर बना रहे हैं उनके लिए तो नौकरी आ गई, जो कंप्यूटर पे ऑपरेट कर सकते हैं उनके लिए तो नौकरी आ गई। बट जो लोग केवल कॉपी पेन से लिखना जानते थे, एंट्रीज वैसे करते थे, दे कांट अंडरस्टैंड कि मैं कैसे इसमें गूगल शीट बनाऊं, फॉर्म भरूं या कैसे एक्सेल सीट में टाइप करूं, दे डोंट नो, तो उनकी नौकरी छिन गई, तो उनके तो विस्थापन का कारण बन गया, उनकी नौकरी चली गई। बट जो यूथ हैं, जिनको इनोवेटिव आइडियाज हैं, जिनको टेक्निकल प्रोग्रेस का पता है, तो वो बन गए। यहाँ पर आय और रोजगार पर तकनीकी परिवर्तन का प्रभाव नवाचार की गति, कौशल अनुकूलन और श्रमिकों की नई भूमिकाओं में स्थानांतरित होने की क्षमता पर निर्भर करता है। बात आ गई समझ में। यहाँ पर नेक्स्ट देखेंगे कि भैया वैश्विक आर्थिक स्थितियां किस प्रकार से ये करती हैं। बच्चे मैं एक एक करके आपको बता रही हूँ कि किस प्रकार से राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति या फिर सरकार की नीतियां या फिर टेक्निकल प्रोग्रेस किस तरीके से आय और रोजगार के साधन को प्रभावित करती है। तो होप आप सभी को समझ आ रही होंगी बातें। यहाँ पर है भाई वैश्विक आर्थिक प्रवृत्तियां, जिसमें हमारा जो इंटरनेशनल ट्रेड है, हमारा जो पूंजी का प्रवाह है, यानी कि इंटरनेशनल ट्रेड, मान लिया हम अमेरिका के साथ कितना क्या ट्रेड करते हैं, ठीक है, हमारा जो यहाँ पर फ्लो है कैपिटल का, हमारा जो आर्थिक एकीकरण है, ये सब इसको प्रभावित करता है। कैसे, मान लिया वस्तु और सेवाओं की वैश्विक मांग, हमारी एक्सचेंज रेट, अंतर्राष्ट्रीय कंपटीशन, इन सब में बदलाव व्यक्तिगत देशों में रोजगार के अवसरों और आय स्तर को प्रभावित कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल हम जो है गेहूं उगा रहे हैं बढ़िया वाले, अब इस गेहूं की वजह से, चलो गेहूं तो खेती का एग्जाम्पल हो गया, मान लिया मैं बात करूं सर्विस सेक्टर की, हमारे देश के अंदर इतना यूथ है, इतना लोग हैं, है ना, तो वो क्या कर रहे हैं, टेली कॉलिंग पे अपनी सर्विस दे रहे हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, रशिया, सारे देशों के अंदर। तो इसकी क्या है, वैश्विक मांग है, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो है लोग लो सैलरी पर भी काम कर देते हैं, लो सैलरी पर बढ़िया इफिशिएंटली काम कर देते हैं, तो इसकी विश्व स्तर पर मांग है। एक्सचेंज रेट, इंटरनेशनल कंपटीशन, क्योंकि मैंने कहा लो सैलरी पर आप यही काम जो है कनाडा में जाके करिए, आप बहुत महंगा करेंगे, यहाँ पे बेचारे बैठे बैठे बेंगलोर के किसी कॉल सेंटर में या बैठ के दिल्ली, मुंबई, पुणे, जहाँ पर भी, तो इनमें अगर बदलाव हो, अगर यहीं पर ये हाई सैलरी मांगने लगे तो इनकी कोई डिमांड ही खत्म हो जाएगी, कहाँ इनसे काम कराएं। तो इनमें जो बदलाव आएगा, इनमें जो चेंजेस आएंगे, वो उन इंडिविजुअल राष्ट्रों में रोजगार के अपॉर्चुनिटीज को प्रभावित कर सकते हैं। दैट इज वेरी सिंपल, राइट। नेक्स्ट देख सकते हैं आप कि आय और रोजगार के संतुलन स्तर का निर्धारण, कि आय और रोजगार का संतुलन स्तर यानी कि जो बैलेंसिंग उसका लेवल है, उस स्थिति को संदर्भित करता है जिसमें इकोनॉमी पूर्ण रोजगार पर काम कर रही होती है और उत्पादित उत्पादन का स्तर अर्थव्यवस्था में एग्रीगेट इससे डिमांड से मेल खाता हो। भाई संतुलन का स्तर क्या होता है, बैलेंस, या इकोनॉमी की भाषा में हम इसे इक्विबिलियम कहते हैं, इक्विबिलियम, हालांकि इट इज एन आइडियल सिचुएशन, इक्विबिलियम लेवल
ठीक है, इक्विलिब्रियम लेवल क्या है कि भाई अर्थव्यवस्था में सब लोग रोजगार में हैं, है ना, और जितनी डिमांड उतनी सप्लाई, मतलब एक तरीके से एक आइडियल सिचुएशन, एक तरीके से एक आइडियल सिचुएशन। यहाँ पर क्या होता है, किसी भी राष्ट्र के अंदर अगर आप प्रैक्टिकल लेवल देखोगे, सप्लाई कम, डिमांड अधिक, तो इक्विलिब्रियम है ही नहीं, इक्विलिब्रियम है ही नहीं। यहाँ पे देखो ना, अब जब 700 वैकेंसी के लिए लाख फॉर्म भर रहे हैं, तो क्या ये इक्विलिब्रियम है? आप बताओ, मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दिया आपको, क्या ये इक्विलिब्रियम की सिचुएशन है? आप कहोगे बिल्कुल नहीं है भाई। यहाँ पर सप्लाई वस्तुओं की क्या है, कम है। मान लिया मैं बात करूं कि भाई महंगाई बढ़ गई, महंगाई नहीं बढ़ी, वस्तु कम है और लोगों के पास परचेजिंग पावर बढ़ गई है। परचेजिंग पावर बढ़ने की वजह से वो लोग सक्षम है चीज़ों को खरीदने में, और चीज़ों को खरीदने में सक्षम है, पर बनी है नहीं उतनी, प्रोडक्शन हो नहीं रहा है उतना। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, क्या ये इक्विलिब्रियम का काम कर रहा है? ये आप किसी भी स्तर पर देख सकते हैं, चाहे आप इनकम और एम्प्लॉयमेंट के स्तर पर देखें, आप डिमांड एंड सप्लाई के स्तर पर देखें, आप वस्तुओं और मांग के स्तर पर देखें, आप लोग और रोजगार के स्तर पर देखें, यहाँ पर क्या है, समग्र मांग का जो स्तर है वो इससे मेल नहीं खाता है। ये हमारे यहाँ पे मैं बता रही हूँ। ठीक है, कुछ देश ऐसे भी हैं जहां पर ये जो है हो सकता है सरप्लस की स्थिति में पहुंच गया हो। ठीक है, आप देखेंगे यदि किसी राष्ट्र के अंदर हेल्थ, मेडिकल, ये सारी चीजें गवर्नमेंट दे रही है, तो लोगों के पास फिर डिमांड बढ़ाने की एक कैपेसिटी है, पॉसिबिलिटी है। मान लिया हम बात करें, जो डिफरेंट डिफरेंट नेशंस हैं वहां पर क्या है, हेल्थ दे दिया गवर्नमेंट ने, टोटल सरकारी अस्पतालों में इलाज है। आप देखेंगे कि अगर कोई व्यक्ति नौकरी में नहीं है, तो गवर्नमेंट उसको पे कर रही है, वो कह रही है कि हमारा फेल्योर है, हमारी विफलता है, कोई बात नहीं, जब तक तुम्हें नौकरी नहीं मिलती तो हम तुम्हारा पेट भरेंगे। और इसलिए गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन आता है, और गवर्नमेंट फिर कोशिश करती है कि भाई से जल्दी इस आदमी को नौकरी दिलाओ। अब हमारे यहाँ क्या है, अगर हम ये कर दें कि भाई जब तुम नहीं हमें नौकरी दिला रहे तो तुम हमें भत्ता दो, तो यहाँ भत्ता, एक तो इतना ज़्यादा बेरोजगार है कि भत्ता लेने के लिए उसमें फ्रॉडपना चल पड़ेगा, जो नौकरी में है उनकी पहचान नहीं हो पाएगी, उनको भी भत्ता चाहिए होगा। ठीक है, तीसरी बात क्या है कि आप देशों के अंदर देखेंगे, जानेंगे इन चीज़ों को, कि भैया बहुत सारे राष्ट्र ऐसे हैं, जैसे मान लिया कोई ट्रेन लेट हो गई, समझ रहे हैं, मान लिया कोई ट्रेन लेट हो गई, तो ट्रेन में 100 लोग जाने वाले थे, एक व्यक्ति का 1 घंटे का कोस्ट था 500 रुपये, तो ट्रेन लेट हो गई, 100 लोगों को भत्ता मिलेगा कि हमारी वजह से, रेलवे डिपार्टमेंट की वजह से आपका 1 घंटे का नुकसान हो गया, 500 रुपये लो। यहाँ पर क्या है, कभी ट्रेनें टाइम पे आती नहीं। तो यानी कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्योंकि इतने वो पड़े हैं, इतने विल्ले लोग पड़े हैं, तो किसी को पंचायत है नहीं तुमसे। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे इस संतुलन को प्राप्त करना नीति निर्माताओं का, यानी सिंपल सी बात है, सरकारों का एक प्रमुख लक्ष्य होता है। जो भी पॉलिसी मेकर्स हैं उस हित में वो पॉलिसी बनाए, है ना, क्योंकि ये संसाधनों की इष्टतम उपयोग, इष्टतम कहते हैं मतलब मैक्सिमम यूटिलाइजेशन का काम कर रही होती हैं। और आप देखिए स्थिर आर्थिक परिस्थितियों को दर्शाता है, या बताया गया कि आय और रोजगार का संतुलन कैसे निर्धारित किया जा सकता है। ये बैलेंस बनाना पड़ेगा, अगर गवर्नमेंट नहीं बना पा रही है तो दिस इज द फेल्योर, राइट। यहाँ पर आप देखेंगे समग्र मांग और समग्र आपूर्ति, कि भाई आय और रोजगार का संतुलन स्थिर अर्थव्यवस्थाओं में समग्र मांग यानी कि एग्रीगेट डिमांड, ठीक है, क्या हो जाएगा, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के प्रतिच्छेदन से निर्धारित होता है। मैं कल यहाँ आपको एक ग्राफ भी बता दूंगी। समग्र मांग अर्थव्यवस्था में वस्तु एवं सेवाओं की कुल मांग को दर्शाती है, जबकि समग्र आपूर्ति उन वस्तु एवं सेवाओं के कुल उत्पादन को, यानी क्वांटिटी को, कि भाई कितनी मात्रा में ये है, क्वांटिटी को दर्शाती है। ठीक है, किसको दर्शाती है, क्वांटिटी को दर्शाती है, राइट, किसको दर्शाती है भाई, क्वांटिटी को, जो विभिन्न मूल्य वर्ग और फर्मों के उत्पादन करने के लिए क्या होती है, तैयार होती है। ठीक है बच्चे, इतनी बात आ गई समझ में या नहीं, बताएंगे एक बार, इतनी बातें आई समझ में, एक बार बताएं कि इतनी बातें आपकी समझ में आई या नहीं आई, बताएंगे एक बार जी। बताएंगे,
जी। डन, वेरी गुड। यहाँ पर समझेंगे कि कुल व्यय और उत्पादन क्या है। समग्र मांग, उपभोग, निवेश, सरकारी खर्च और शुद्ध निर्यात जैसे कारकों से प्रभावित होगा। यानी एग्रीगेट डिमांड जो होगी, डिमांड वह किन किन चीजों से प्रभावित होगी, एमसीक्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट है और इसके लिए भी। जो समग्र मांग है वो किससे प्रभावित होगी, सिंपल सी बात है भाई, आपका जो कंजम्पशन है ना, कंजम्पशन जो है आप कितना कंज्यूम कर रहे हो। मान लिया मैं 1 किलो चीनी का कंजम्पशन करती हूँ, तो मैं 1 किलो चीनी खरीदूंगी, ठीक है, प्लस चीनी खरीदूंगी दैट मीन्स कि मेरा पॉकेट भी मुझे अलाउ करे और मैं चीनी खाती भी हूँ, तभी तो खरीदूंगी। प्लस जो है इसके अंदर आपका इन्वेस्टमेंट कैसे, कि कितनी शुगर मिल लगी हुई है, तभी तो चीनी की कॉस्ट मेरे पॉकेट में आएगी। मान लिया शुगर मिल पूरे भारत में एक है, तो चीनी की कॉस्ट महंगी होगी। प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, प्लस क्या है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, मान लिया सरकार ने उस पर कितना खर्चा करा हुआ है। सरकार ने मान लिया हो सकता है कि लोगों के लिए अफोर्डेबल ना हो चीनी, तो सरकार ने कोटे में कर दी, राशन कार्ड पे मिलती है, ठीक है, राशन कार्ड पे मिल जाती है। तो प्लस क्या है, एक्सपोर्ट, जो हमारा नेट एक्सपोर्ट होगा, यानी इंपोर्ट में से जब हम एक्सपोर्ट को माइनस कर देंगे तो हमारा इंपोर्ट नेट एक्सपोर्ट आ जाएगा। तो यानी ऑल द फैक्टर्स आर क्या कर रहे हैं, कुल हमारी जो एग्रीगेट डिमांड है उसको निर्धारित कर रहे हैं। जब समग्र मांग समग्र आपूर्ति से अधिक हो जाए तो ये क्या करती है, ये अतिरिक्त मांग उत्पन्न करती है, जिसके कारण प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट में वृद्धि होगी, क्योंकि फर्म अधिक मांग बनाने के लिए, अधिक मांग को पूरा करने के लिए उत्पादन बढ़ा रही है, क्योंकि लोगों के पास पैसे इतने, मैंने कहा ना सप्लाई क्वांटिटी ऑफ आइटम्स बढ़ जाएगा। गरिमा जी आज आपकी पहली क्लास है इसलिए कम समझ आ रहा है आपको, है ना, जैसे जैसे आप रिलेट करते चलेंगे, मेरे हिसाब से 5-6 क्लास हो चुकी हैं, तो थोड़ा सा पीछे जाके समझने का प्रयास करें, आप भी लाइन में लग जाएंगे, आप भी जो है एकदम से दौड़ने लगेंगे फिर, है ना, ठीक है बच्चे। तो यहाँ पर अधिक से अधिक फर्म लगाए जाएंगे। इसके विपरीत जब डिमांड आपूर्ति से कम हो जाए, यानी डिमांड कम है, आपूर्ति इतनी सारी बिखरी पड़ी है सप्लाई, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ अतिरिक्त आपूर्ति उत्पन्न हो जाएगी, जिससे उत्पादन और रोजगार में कमी, क्योंकि अभी पहले इसको बेचे सामान को, कह रहे हैं अभी जो यूनिट है हो सकता है एक आध बंद ही हो जाए, है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, उत्पादन रोजगार में वृद्धि। इसकी जो अपोजिट सिचुएशन थी वो क्या थी, डिमांड यदि बढ़ जाए तो जो जो इतना सप्लाई था और जरूरत है इतने सप्लाई की, तो इसके लिए हमें उत्पादक इकाइयां अधिक से अधिक खोलनी पड़ेंगी, ठीक है, उत्पादक इकाइयां अधिक से अधिक खोलनी पड़ेंगी। ये चीज समझ में आ गई होगी आपके। चलो यहाँ पर संतुलन उत्पादन और रोजगार, इक्विलिब्रियम आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, आय और रोजगार का संतुलन स्तर तब होगा जब डिमांड बराबर क्या होगी, सप्लाई। ये इक्विलिब्रियम होना बहुत जरूरी है। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट अकर्स व्हेन एग्रीगेट डिमांड्स इक्वल्स एग्रीगेट सप्लाई। इस बिंदु पर फर्म अपनी पूरी क्षमता से उत्पादन कर रही होती है और अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार पे काम कर रही है। भाई डिमांड कब क्रिएट होगी, जब लोगों की जेब में पैसे होंगे और यहाँ पर उत्पादक इकाइयां सप्लाई को मेंटेन करने में लगी होंगी, है ना। यहाँ पर क्या है, डिमांड और सप्लाई का इक्विलिब्रियम होगा, यानी यहाँ फर्म जो है उत्पादक इकाइयां अपनी पूरी क्षमता से उत्पादन कर रही हैं और फिर वही आप उसे वापस लेके जाओ, यानी फर्म चल रही हैं, लोगों को रोजगार मिल रहा है, लोगों जेब में पैसे जा रहे हैं, दे आर क्रिएटिंग द डिमांड एंड ऑल। तो ये चीज हो गई। इस संतुलन स्तर से किसी भी विचलन का परिणाम, विचलन यानी डाइवर्ट हो गई चीजें, क्या हो गया, डेविएशन हो गया ग्राफ में, मान लिया नीचे चला गया ऊपर चला गया, तो ये मुद्रास्फीति के दबाव, यदि यदि यहाँ पर जो डिमांड है वो अधिक हो गई, जो सिचुएशन हमें आज दिखाई देती है, डिमांड अधिक है सप्लाई कम, तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि प्राइस बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा, दैट्स अ सिचुएशन अराइज इन्फ्लेशन की। तो यानी जब डिमांड बढ़े और सप्लाई किसी तरीके से कम हो या फिर उतनी हो जितनी पहले थी, तो यहाँ पर क्या होगा, इन्फ्लेशन होगा, रुपए बढ़ जाएंगे, महंगाई बढ़ जाएगी, प्राइस बढ़ जाएगा, सिंपल सी बात है। अगर मंदी होगी तो क्या होगा, इसका ऑपोजिट होगा डिमांड कम है, सप्लाई बिखरी पड़ी है, तो क्या होगा, यहाँ पर हो सकता है अविस्फीति, यानी कि वस्तुओं के प्राइस बहुत कम हो जाए, ये स्थिति भी आ सकती है। यहाँ पर समायोजन तंत्र यानी एडजस्टमेंट मैकेनिज्म क्या कहता है, एडजस्ट मैकेनिज्म के अंदर आ जाएगा आपका कि भाई
एडजस्ट मैकेनिज्म में अर्थव्यवस्था में ऐसे तंत्र मौजूद होते हैं जो इसे आय और रोजगार के संतुलन स्तर से विचलन के अनुसार एडजस्ट करने में मदद करेंगे। मान लिया हम यहाँ पर एक उदाहरण ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल कि भाई अगर एक्स्ट्रा डिमांड की स्थिति आ जाए तो फर्म क्या करे, अधिक श्रमिकों को नियुक्त कर दे और खूब सारी जो है लोगों को नौकरी पे रख ले और कहे रात दिन काम करो, 1 लाख जूतों का निर्माण का ऑर्डर आया है हमें, तो क्या करेगी, बहुत सारे लोगों को रख लिया नौकरी पे, तो यानी रोजगार बढ़ गया है ना, 1 लाख जूते निर्मित हो रहे हैं, बड़ा बड़, तो यानी जो वो 1000 लोगों को नौकरी पे रखा, अब उनकी जेब में पैसे जाएंगे, अब उनकी जेब में पैसे जाएंगे और मतलब आय और रोजगार दोनों का स्तर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। उनकी जेबों में गए पैसे, अब वो भी जो है, जब उनकी सैलरी, पहले वो रोजगार थे, अब बेरोजगार थे, अब वो रोजगार में आ गए, तो अब वो भी चीज़ों की डिमांड करने लगेंगे, अब वो भी यहाँ पर क्या है, अब वो भी चीज़ों को मांगने लगेंगे। दैट मीन्स कि उनकी जेब में पॉकेट है, मन तो उनका पहले से ही करता था, इच्छाएं तो सबकी होती हैं। तो यानी कि आप देखेंगे कि जब वो डिमांड कर रहे हैं तो और ज़्यादा प्रोडक्शन इकाइयाँ खुलेंगी, और ज़्यादा प्रोडक्शन यूनिट खुलेंगी तो और लोगों को रोजगार मिलेगा, है ना, क्योंकि वो तो जूता निर्माण में है, बाकी उन्हें मोबाइल चाहिए तो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बढ़ेंगी। तो यानी कि यहाँ पर क्या है, आय और रोजगार का स्तर ऊंचा होता है जब हमें एक्स्ट्रा मांग बढ़ती है किसी भी देश की इकोनॉमी के अंदर। यहाँ पर आप देखेंगे इसी प्रकार अतिरिक्त आपूर्ति की स्थिति में फर्म उत्पादन कम कर सकती है और श्रमिकों को निकाल सकती है। ये अतिरिक्त वाला नहीं है, ये गलत हो गया, हाँ सही है, अतिरिक्त आपूर्ति, ऊपर था अतिरिक्त मांग, है ना, अतिरिक्त आपूर्ति यानी कि क्या है, अतिरिक्त बहुत बहुत ज्यादा, मतलब सरप्लस में हो जाए सप्लाई, पड़े हैं 1000 जूते बने पड़े हैं, कोई मांग नहीं रहा उनको, है ना, डिमांड कम है और सप्लाई बहुत ज़्यादा है, तो उस स्थिति में क्या होगा, उस स्थिति में फर्म उत्पादन क्या करेगी, कम कर देगी अपना, बहुत सारे लोगों को कहेगी भैया निकलो तुम जॉब से, क्योंकि अब हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है फिलहाल के लिए, तो श्रमिकों को निकाल सकती है, रोजगार का स्तर यहाँ पर कम हो सकता है। राजकोषीय और मौद्रिक नीति बताया था अभी कि क्या करेंगे, ये भी रोजगार के संतुलन स्तर को प्रभावित करने में अपनी जो है यहाँ पर अपनी भूमिका का निर्वहन करती है। नीति निर्माताओं द्वारा उपयोग किए जाने वाले महत्वपूर्ण विस्तार हैं, जैसे विस्तारवादी राजकोषीय नीति क्या करेगी, विस्तारवादी का मतलब क्या होता है, विस्तार यानी कि एक्सटेंडेड, इसी प्रकार से मॉनेटरी पॉलिसी भी होती है और ये आपकी विस्तारवादी राजकोषीय नीति है। विस्तारवादी का मतलब है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट पैसा फैलाने का काम कर रही है मार्केट में, गवर्नमेंट इज एक्सपेंडिंग द मनी इन द मार्केट, तो क्या करेगी, गवर्नमेंट कह रही है कि मैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाऊं, यानी कि कैसे बढ़ाऊं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, की यहाँ पे ना सड़क बनाना शुरू कर दूं, क्या कर दूं, रोड कंस्ट्रक्शन शुरू कर दूं, या क्या करूं, लैंड एक्विजिशन शुरू कर दूं, तुम्हारी जमीन खरीद लूं, तो रोड कंस्ट्रक्शन में तमाम तरीके के लोगों को रोजगार दे दिया, उनकी जेबों में पैसे चले गए, उनकी पॉकेट में जब पैसे गए तो यहाँ पर वो क्या करेंगे, डिमांड क्रिएट करेंगे, वो क्या करेंगे, डिमांड क्रिएट करेंगे। लैंड एक्विजिशन में एक आदमी के पास में करोड़ों रुपए चले गए, वो थार गाड़ी खरीद लेगा, एप्पल का फोन खरीद लेगा, क्या कर रहे हैं, यहाँ पर डिमांड को क्रिएट कर रहे हैं, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा कर गवर्नमेंट यहाँ पर एक्सपेंडिचर को बढ़ा करके क्या कर रही है, लोगों की डिमांड को बढ़ा रही है, समग्र मांग को ये कहीं ना कहीं बढ़ा रही है। ये चीज समझ में आ गई कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, बाय द एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट, कैसे हम इसको यहाँ पर जो है समग्र मांग को बढ़ा रहे हैं, एग्रीगेट डिमांड को बढ़ा रहे हैं और आर्थिक गतिविधियों को प्रमोट कर रहे हैं, जिससे आय, भाई सिंपल सी बात है, जब यहाँ पर लोग चीनी की, दूध की डिमांड करेंगे, जो मजदूर आदमी है पहले एक वक्त चाय पीता था, अब उसे लग रहा है भाई मेरे पास पैसे आ रहे हैं, रोज दिहाड़ी मिल रही है, सड़क निर्माण में मेरा मुझे जो है जॉब मिल गई, नौकरी मिल गई, तो अब वो जो है रोज का 500 रुपये पाता है, तो 500 रुपये में से वो 200 रुपये खर्च करेगा ना अपने परिवार के ऊपर, तो वो जिन चीज़ों को खरीद रहा है, उन चीज़ों को बनाने की कंपनियां कुछ काम कर रही होंगी तो वो बढ़ेंगी ना, सिंपल सी बात है ना। सरकारी खर्च में वृद्धि से, प्लस क्या है, टैक्स में कटौती से, टैक्स में मान लिया आप 100 रुपये देते थे पहले से, ठीक है, आपकी सैलरी मान लिया 1000 रुपये थी, इसमें 100 रुपये आप टैक्स में दे देते थे, बाकी बचे 900 रुपये आप खर्च करते थे, तो यहाँ पर क्या होगा, गवर्नमेंट ने कहा कि 100 नहीं, अब से तुम्हें 10 रुपये देने टैक्स में, और तुम्हारे पास बचे 990, अब तुम इनको खर्चो, अब तुम इनको खर्चोगे तो ज़्यादा चीज़ों की डिमांड कर पाओगे ना, ऐसा तो है नहीं 90 रुपये बचा लोगे, बचाता कोई नहीं, खर्च ही कर देते हैं लोग,
तो ये भी क्या करेगा, ये भी समग्र मांग को बढ़ावा देंगे, आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करेंगे और रोजगार के स्तर में वृद्धि हो जाएगी। दूसरी बात है विस्तारवादी मौद्रिक नीति। विस्तारवादी मौद्रिक नीति क्या होती है, जब आरबीआई, वो तो सरकार कर रही थी, आरबीआई क्या कर रहा है, एक्सपेंड द मनी, मनी सप्लाई, मार्केट में मनी सप्लाई आरबीआई बढ़ा दे रहा है। कैसे बढ़ाएगा, ये इंटरेस्ट रेट यहाँ पर कम कर देगा, ब्याज दर क्या करेगा, कम करेगा, ब्याज दर कम करेगा, बैंक जो हैं अधिक पैसा ले लेंगे, लोग जो हैं अधिक पैसा ले लेंगे कम ब्याज दर पे, इन्वेस्टमेंट अधिक होगा, इन्वेस्टमेंट अधिक होने से यहाँ पर मार्केट में मनी सप्लाई अधिक होगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, खूब सामान बनेंगे, लोगों की आय बढ़ेगी, लोग डिमांड करेंगे, ब्ला ब्ला ब्ला। मुद्रा आपूर्ति बढ़ गई, बोरोइंग और इन्वेस्टमेंट को प्रोत्साहित कर सकती है, जिससे आगे चल करके इकोनॉमिक ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट बढ़ सकता है। ठीक है जी, ओके। अब यहाँ पर किनेशियन थ्योरी क्या कहती है, कीन्स महाशय कहते हैं कि रोजगार और आय निर्धारण का किनेशियन सिद्धांत, ये जॉन मेनार्ड कीन्स इनका नाम है, अर्थशास्त्री का, इनके द्वारा ये दिया गया था भैया, जो ग्रेट डिप्रेशन आई थी। कब आई थी बताएगा कोई, हाँ जी, जो महामंदी आई वैश्विक स्तर पर, उस समय इन्होंने अपना प्रिंसिपल दिया, उस समय इन्होंने अपनी जो है सिद्धांत को दिया, और इस सिद्धांत ने व्यापक आर्थिक चिंतन में क्रांति ला दी और आधुनिक जो व्यापक आर्थिक सिद्धांत है उसकी नींव डाल दी। अपने मूल में ये समष्टिगत मांग की भूमिका पर जोर देते हैं, जो आर्थिक गतिविधि और रोजगार स्तर को संचालित करता है। ठीक है, कीन्स महाशय किस पे ध्यान देते हैं, समष्टिगत, यानी कि एक प्रकार से मैक्रो, जो यहाँ पर मैक्रो एम्फेसिस है एग्रीगेट डिमांड का, उसको उस पे जोड़ देते हैं। रोजगार और आय निर्धारण में ये कहते हैं कि भाई ये धारणाएं समझने के लिए सैद्धांतिक आधार देंगी कि समष्टिगत मांग में परिवर्तन आर्थिक परिणामों, विशेष तौर पर रोजगार और आय स्तर को कैसे प्रभावित करता है। मतलब अगर एग्रीगेट डिमांड में कमी आती है या एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है, वेरी गुड। 1930 में ये दिया गया था, 1930 के दौरान जो है मंदी आई थी, तो उस समय ये बता रहे हैं मंदी में क्या होगा, ऑब्वियसली मंदी में क्या होगा, मंदी के दौरान उत्पादक गतिविधियां कम हो जाएंगी ना, लोगों की परचेजिंग पावर डाउन हो जाएगी, लोगों की रोजगार छिन जाएंगे, उनकी आय कम हो जाएगी, दे कैन नॉट क्रिएट द डिमांड। तो मंदी यानी एक व्यापक प्रकार का चक्र यहाँ पर चलता चला जाएगा और देश जो है आर्थिक डिप्रेशन में घुस जाएगा। तो इन्होंने कुछ सैद्धांतिक अवधारणाएं दी। इन्होंने कहा कि समष्टिगत मांग, यानी समष्टिगत मांग क्या है, इकोनॉमी के अंदर होने वाला टोटल एक्सपेंडिचर का स्तर उत्पादन और रोजगार के स्तर को निर्धारित करता है। समष्टिगत मांग में परिवर्तन, चाहे वो उपभोग, निवेश, सरकारी खर्च या शुद्ध निर्यात से हो, जो टोटल एग्रीगेट जो आर्थिक गतिविधि है उन पे पूरा प्रभाव डालेगा। बिल्कुल ऑब्वियसली अभी पीछे पड़ के आए। केनेसियन सिद्धांत ये मानता है कि उपभोग व मुख्य रूप से वर्तमान प्रयोज्य आय, भाई वर्तमान प्रयोज्य आय क्या होती है, डिस्पोजेबल इनकम होती है, डिस्पोजेबल इनकम विच इनकम वी आर यूजिंग फॉर आवर लाइवलीहुड। भाई जब हमारे पास में 1000 रुपए हैं तो 1000 रुपए में से हम 800, 700, 500 जो भी हम अपने ऊपर खर्च कर रहे हैं डिस्पोज करने के लिए, अपनी चीज़ों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए, तो डिस्पोजल इनकम हमारी कब, हम जो कंजम्पशन कर रहे हैं, कंजम्पशन पे जो हम एक्सपेंडिचर कर रहे हैं फॉर आवर ड्रेस, फॉर आवर फूडिंग, फॉर आवर ड्रिंकिंग वाटर एंड ऑल, तो वो सारी चीज़ें क्या हैं, हमारी कंजम्पशन है, वो सारी चीज़ें हमारे उपभोग को दर्शाती हैं और उस पर किया गया जो खर्च होगा वो हमारा उपभोग व्यय कहलाएगा। ये चीज़ समझ आती है। तो भाई हम केनेशियन सिद्धांत यही मानते हैं कि जो हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है मुख्य रूप से हमारी वर्तमान प्रयोज्य आय पर, यानी हमारी फिलहाल कितनी औकात है, हैसियत है कि हम कितना डिस्पोजेबल इनकम पर खर्च कर सकते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये माना जाता है कि व्यक्ति और परिवार अपनी आय का एक हिस्सा उपभोग वस्तुओं पर खर्च करता है और शेष को बचत करता है। 1000 रुपए में से मान लिया 700 रुपए हमने खा पी लिए, 300 रुपए हमने बचा लिए, सेविंग कर ली, ठीक है। जैसे जैसे हमारी आय बढ़ती है उपभोग हमारा बढ़ते चला जाता है, 1000 से 4000 होगी हमारी आय, तो 700 ही नहीं करेंगे ना। अब हम जो है पहले जो हम ठेले से बर्गर खा लेते थे, हम जाएंगे मैकडी में खाने बर्गर, तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ा। परंतु यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि हमारे खाने पर जो ऐसा नहीं है कि अगर हमारी जो
खाने पर मान लिया केवल खाने में 500 रुपये खर्च होते थे 1000 की इनकम में, तो 4000 की इनकम में 2000 नहीं होंगे। कितना बढ़ा लोगे बढ़ाते बढ़ाते? सोने की रोटी थोड़ी खाने लगोगे। समझ रहे हो? तो यानी कि ये भी एक ध्यान रखना है कि कंजम्पशन में टोटल कंजम्पशन का जो है वो फूडिंग पे बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ता। कितने प्रतिशत बढ़ता है ये आपको भी पता है, क्योंकि अगर हम 1 किलो चीनी कंज्यूम करते हैं तो अचानक हमारी सैलरी बढ़ी तो 10 किलो चीनी थोड़े खाने लगेंगे, 1.5 खाने लगेंगे बस। एक बार चाय पीते 2 बार पीने लगेंगे, यही होगा। तो यानी जैसे जैसे इनकम बढ़ती है हमारी, तो इनकम बढ़ने पर हमारा कंजम्पशन भी बढ़ने लगता है, जिससे इकोनॉमी में टोटल जो एग्रीगेट डिमांड है उसमें वृद्धि होने लगती है। ठीक है, यहाँ पर बच्चे इसे कल करेंगे हम, निवेश ब्याज दरों और अपेक्षाओं के प्रति संवेदनशीलता। आप बताओ करना हो अभी तो, क्योंकि ओवरलोडेड ना हो जाए। मैं तो करा दूंगी, पीपीटी बनी हुई है, मुझे तो कुछ लिखना नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो आप बताएं अगर करना है तो। ठीक है, वो कल मैं आपको इससे संबंधित प्रश्नों को भी दे दूंगी, एमसीक्यूज को, ताकि थोड़ा सा आपको भी है ना, शुरू में कर लेंगे, ऐसा करेंगे कुछ क्वेश्चंस को ना कर लेंगे शुरू में। ठीक है, ओके, बताओ एक बार कि चीज़ें आई समझ में, जो जो हमने किया बताएं। जो जो चीज़ें हमने यहाँ समझी करी वो आई समझ में, या कोई इशू, कोई तकलीफ, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? जी बताएंगे, एक बार रिस्पोंड करें भैया, है ना जी। यहाँ पर वर्षा, गरिमा, आकांक्षा, शिखा, लड़कियां ज़्यादा हैं यानी, हैं? चलो भाई, टेलीग्राम पर दुर्गा जी आप मैसेज कर सकते हो रात को 8 से 10 नॉन संडेज डे में। आज करना मुझे मैसेज, ठीक है? मोनिका है मेरा नाम, आधे बच्चों नाम ही नहीं पता भाई। ठीक है, 8 से 10 कर सकते हो, 1 घंटे में 1 मैसेज, 2 घंटे में 2 मैसेज। ठीक है, चलिए, तो आप सभी साथियों का बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू सो मच टू एवरीवन। मिलते हैं कल की क्लास में। आप सभी का बहुत शुक्रिया। हैव अ नाइस डे।